नमस्कार दोस्तों, दिल खोल के स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की इस कड़ी के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, इस कड़ी के अंदर आज हम लेके आए हैं एक और नया धमाकेदार एमसीक्यू सेशन। आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स एम्स नॉर्थ, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर पौंडीचेरी, अदर स्टेट के सीएचओ, ईएसआईसी और मल्टीपल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले एमसीक्यूज जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, या कंसेप्ट जिनका जानना हमारे लिए जरूरी रहता है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हम यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जिनका हम एक कंसेप्ट क्रिएट करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प हमारा करेगा। हम यहाँ पर यह भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा सही है, और गलत है तो गलत क्यों है, और सही है जो सही क्यों है। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन के अंदर हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले सिलेक्शन के लिए आपको आपके नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, और नॉलेज के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो थ्योरी होता है आपके सब्जेक्ट का, वो आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी पक्की नहीं रहेगी, थ्योरी पर आपकी पकड़ नहीं रहेगी, तब तक आप क्वेश्चन से डील नहीं कर सकते। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जैक्ट आपका कॉपी पेस्ट नहीं होता है एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन हमेशा कभी कॉपी पेस्ट नहीं होता है। आपकी थ्योरी अगर आपकी याद रहेगी, आपको कंसेप्ट पता रहेगा किसी टॉपिक का, तो क्वेश्चन चाहे कौन सा भी बनो, ऑप्शन चाहे कैसे भी दे दो, कितनी भी लैंग्वेज को घुमा दो, आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए आप थ्योरी को ज़रूर मजबूत करें, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो अब हम चलते हैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी कड़ी के अंदर आज का जो हमारा सेशन है, इसका पहला एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं, और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। पहला एमसीक्यू क्या रहा है प्यारे दोस्तों कि द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। सवाल ने पूछा है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा कारण क्या है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है आईएमआर, है ना, शॉर्ट में इसको कहते हैं आईएमआर का सबसे बड़ा कारण पूछा है ना। आईएमआर जो होती है ये बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सवाल रहता है। आईएमआर का मतलब होता है जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस 1 साल के अंदर, है ना, 1 ईयर के अंदर लेस देन 1 ईयर एज, 1 साल के अंदर 1 साल से कम बच्चे जिसकी डेथ होती है ना, डेथ होती है, और उसी ईयर के अंदर 1 साल के अंदर कितने लाइव बच्चे बर्थ हुए हैं, और उनको मल्टीप्लाई किया जाता है आपके 1000 से ना। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है आपके मृत्यु दर, अल्टीमेटली शिशु मृत्यु दर जिसको अपन कहते हैं। तो ये पूछा है कि उसका कारण क्या रहता है सबसे बड़ा। ऑप्शन पहला कह रहा है आपके एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन बी कह रहा है आपके प्री मैच्योरिटी, और ऑप्शन सी कह रहा है डायरिया, ऑप्शन डी कह रहा है कंजेनिटल एनोमलीज। तो अभी हमने डिस्कस किया ये जो आईएमआर होती है प्यारे दोस्तों, आईएमआर है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है हमने अभी देखा था कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन, उस चाइल्ड की एज 1 ईयर होनी चाहिए इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका जन्म होता है या जिनकी डेथ होती है, और नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, और इस सेम ईयर को फिर गुणा किया जाता है आपके 1000 से। कितने से? 1000 से, है ना, 1000 से गुणा करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी आपकी आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या रहेगी? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ इसका कारण बड़ा पूछा है, तो क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा? तो देखो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है वो बच्चों के अंदर आईएमआर कॉज करने का इनका जो रेशियो रहता है तो 70% के अराउंड रेशियो रहता है। कितना होता है? 70%, है ना, 17%। एक देर का ऑप्शन डी कह रहा है कंजेनिटल एनोमलीज, है ना। कंजेनिटल एनोमलीज जो होती हैं ये आपके जो है 5% के अराउंड आपके
IMR कॉज करने का कारण बनती हैं। डायरिया जो रहता है, डायरियल डिजीज जो रहती है, नॉर्मली 4% के अराउंड रहती है ना। और सबसे बड़ा कारण अगर आपको पूछे तो सबसे बड़ा कारण होता है आपका लो बर्थ वेट। क्या होता है? लो बर्थ वेट, LBW जिसके नाम से अपन जानते हैं, लो बर्थ वेट। कितना परसेंट पूछा होता है? कितना परसेंट होता है आपका? 57%। IMR का सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है, मेजर कॉज रहता है, वो होता है लो बर्थ वेट। और इस लो बर्थ वेट की सबसे बड़ी अगर आपको वजह पूछे कि लो बर्थ होने की, लो बर्थ वेट किसको कहते हैं? जब नॉर्मल बच्चा अपने जन्म का जो वजन होता है 3.5 से 4 किलो उससे कम होता है ना, लेस देन नॉर्मल वेट, उसको कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। और उस LBW बच्चा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? आपकी प्री मेच्योरिटी। क्या रहता है? प्री मेच्योरिटी, है ना। तो प्री मेच्योरिटी वो सबसे बड़ा कारण है जो क्या बनता है आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मेजर कॉज बनता है इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन बी, प्री मेच्योरिटी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। सबसे बड़ा कारण किसका? आपके IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आई बात समझे? हम मूवमेंट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। अभी हमने IMR के बारे में पढ़ा, उसका फॉर्मूला देखा कि एक साल के अंदर 1 साल से कम की उम्र जो बच्चे हैं उनकी डेथ का नंबर क्या है, और उनको भाग देते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर, और उसको फिर 1000 से गुणा करते हैं, तो उसको अपन IMR के नाम से जानते हैं। कितने से गुणा कर देते हैं? 1000 से, है ना। और यही पूछा है कि किस टर्म्स के अंदर उसको एक्सप्रेस करेंगे। पहला ऑप्शन है रेट पर 100 लाइव बर्थ, या रेट पर 1000 लाइव बर्थ, रेट पर 1000 टोटल बर्थ, और रेट पर 100 टोटल बर्थ, है ना। कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा? साथ साथ में आपको थोड़ा जवाब भी देने की कोशिश करना है, इससे आप एक खुद को कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। गलत होगा तो हम सही करने के लिए ही हैं, हम ज़रूर सीखने का चेष्टा करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में देखते जाना है कि कौन सा आंसर सही होता है, अपना एनालिसिस भी करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा, अभी हमने पढ़ा था, उसको हमने किससे गुणा किया था? 1000 से। और ये जो रेट रहते हैं प्यारे दोस्तों, ये रेट पर 1000 लाइव बर्थ पे एक्सप्रेस करते हैं ना IMR को। अभी हमने गुणा किससे किया था? 1000 से किया था। ये 1000 क्या होता है? आपके लाइव बर्थ। क्या होता है? लाइव बर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो रहेगा बिल्कुल सही जवाब बनेगा, है ना। अब हम मूवमेंट करते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, विच ड्रग्स will anticipate the nurse to prescribe by the physician to a child with frequent blood transfusion। ये सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सी दवाई है जो आप ये सोचोगे कि डॉक्टर साहब के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा एक बच्चे को दी जाएगी जिसको फ्रीक्वेंट मतलब बार बार कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है ना। सवाल आप समझ गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आयरन देंगे, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन सी देंगे, ऑप्शन डी ये सी कह रहा है डिफेरोक्सामाइन देंगे, और ऑप्शन डी कह रहा है हेपेरिन। कौन सा आंसर बनेगा सही? आई होप मल्टीपल टाइम एग्जाम्स के अंदर पूछा सवाल है और इम्पोर्टेंट है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब किसी पेशेंट को होता है ना, BT जिसको अपन कहते हैं, BT ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को होता है, तो उसके अलग अलग आपके इंडिकेशन रहते हैं। एनीमिया के अंदर देते हैं, किसी के अंदर, है ना, ब्लड लॉस हो जाए, ट्रॉमा की वजह से, सर्जरी की वजह से ब्लड लॉस हो जाए, तो अल्टीमेटली पेशेंट के अंदर ब्लड जो लॉस हुआ है या एनीमिया है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब जब किसी पेशेंट के अंदर BT करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर RBC होती है, उसके ऊपर एक कंटेंट होता है जिसको ब्लड के अंदर क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं, है ना, आयरन। और आयरन जो होता है ब्लड के अंदर होता है, और जब लॉन्गर टाइम के लिए हम ब्लड को रख देते हैं या बार बार उसको ब्लड देते हैं पेशेंट को, तो वहाँ पर आयरन जो होता है आपके ब्लड के अंदर इंक्रीज होने की रिस्क ज़्यादा रहती है ना। आयरन इंक्रीज हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर। ये जो आयरन होता है नॉर्मल रेंज से जब ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल रेंज इंक्रीज अबव नॉर्मल, अगर नॉर्मल रेंज से ऊपर हो जाएगा, उसको एक टर्म से अपन नाम जानते हैं, उसको कहते हैं आपके हीमोसिडेरोसिस। हीमोसिडेरोसिस के नाम से जानते हैं अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। वहीं अगर आपके इंक्रीज लेवल जो रहता है वो आपके डैमेज करता है, किसको करता है? डैमेज सेल एंड टिश्यू को। जब आपका आयरन का लेवल बढ़ जाएगा, वो जब सेल एंड टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट हो जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों?
क्रेमेटोसिस, उसको क्या कहेंगे, हीमोक्रेमेटोसिस। तो जब डैमेज करेगा उसको हीमोक्रेमेटोसिस कहेंगे, और जब इंक्रीज लेवल हो जाएगा उसको हीमोसिडोरिसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उस कंडीशन से जिसको फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उस बच्चे के अंदर कौन सी दवाई देंगे, ये सवाल पूछ रहा है। तो क्या आयरन देंगे, जी नहीं, आयरन तो ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, तो आयरन यहाँ पर बिल्कुल गलत आंसर बनेगा। विटामिन सी जो होता है वो एक एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है, एंटी इन्फेक्टिव मतलब आपके इन्फेक्शन में आपको प्रोटेक्ट करता है, इन्फेक्शन में आपके वुंड हीलिंग के अंदर हेल्प करता है। तो विटामिन सी का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। एक ऑप्शन डी कह रहा है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है आपका एंटीकोगुलेंट होता है, क्या होता है, आईवी एंटीकोगुलेंट होता है, और ये जो होता है आपके क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट के अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पर हिपेरिन नहीं देंगे। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो बैग होता है उसके अंदर ऑलरेडी सोडियम सिट्रेट होता है ना, सोडियम सिट्रेट जो होता है वो एक एंटीकोगुलेंट यूज़ किया जाता है, तो हिपेरिन यहाँ पर नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली ऑप्शन सी डी फेरोक्सामाइन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। डी फेरोक्सामाइन ये क्या होता है, डेस फेरोक्सामाइन का हो या डी फेरोक्सामाइन बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ये क्या होता है आपका एंटीडोट होता है, एंटीडोट ऑफ आयरन। आपके आयरन का क्या होता है, एंटीडोट। बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जा सकता है ना, तो आपको याद रखना है। अब हम मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, डेफिशिएंट सलाइवेशन इज कॉल्ड। डेफिशिएंट सलाइवेशन इज कॉल्ड मतलब सलाइवा की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है जीरोप्थैल्मिया, ऑप्शन बी कह रहा है जीरोस्टोमिया, ऑप्शन सी कह रहा है टाइलिज्म, एंड ऑप्शन डी कह रहा है हेलिटोसिस। क्या आंसर होगा, देखो हेलिटोसिस जो वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट का लेवल बढ़ जाता है, यूरिया क्रेटिनिन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है किसी भी कंडीशन, या इधर वो लिवर फेलियर की वजह से हो या रिनल फेलियर की वजह से हो, तो आपकी जो बॉडी के अंदर या आपकी माउथ से जो क्या होती है बैड ब्रीथ आती है ना, बैड ब्रीथ जो आती है उस बैड ब्रीथ को क्या कहा जाता है, हेलिटोसिस। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल गलत आंसर बन गया। एक होता है ऑप्शन ए कह रहा है जीरोप्थैल्मिया, क्या बोल रहे हैं, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा आपका आई का पार्ट होता है, तो उस कंजक्टिवा की अगर ड्राइनेस हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, टर्म से डिनोट करते हैं, उसको कह रहे हैं आपके जीरोप्थैल्मिया। और यहाँ पूछा है डेफिशिएंट सलाइवेशन, तो ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेट हो गए, खोटे जवाब हो गए। ऑप्शन बी कह रहे हैं आपके जीरोस्टोमिया, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा आपके जीरोस्टोमिया विद द करेक्ट वन। डेफिशिएंट सलाइवेशन इज आल्सो नोन एज जीरोस्टोमिया। बॉडी के अंदर आपका सलाइवेशन का मतलब होता है सलाइवा, है ना। सलाइवा जो होता है आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो कंटिन्यूसली सीक्रेट करने का काम करती है। कौन करती है, सलाइवरी ग्लैंड। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये 1 to 1.5 लीटर पर डे, मतलब एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर आपके सलाइवा बनता है माउथ के अंदर। तो ये नॉर्मल होता है, आपके माउथ को ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है ना, और आपके फूड को टेस्ट भी ये प्रोवाइड करता है और हम एक एप्रिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि अगर 1.5 लीटर से कम ही हो जाती है, 1 या 1.5 लीटर से लेस देन 1 लीटर से कम अगर ये रहेगा सलाइवा पर डे, तो उस कंडीशन को कहेंगे जीरोस्टोमिया। का क्या कहेंगे, जीरोस्टोमिया, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब बनेगा, जीरोस्टोमिया। एक देर का टाइलिज्म, है ना, टाइलिज्म जो होता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। टाइलिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, मतलब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर सलाइवा आएगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, टाइलिज्म कहेंगे। आई बात सुने, तो यहाँ पर जीरोस्टोमिया डेफिशिएंट सलाइवेशन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हम मूवमेंट करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है व्हाट इज द ऑर्डिनोफेजिया। सवाल पूछ रहा है, एक टर्म डिनोट किया यहाँ पर, ऑर्डिनोफेजिया का मतलब क्या होता है ना। सिंपली मीनिंग ये है, ऑप्शन कह रहा है ए डिफिकल्टी इन swallowing, ऑप्शन बी पेन ड्यूरिंग swallowing, ऑप्शन सी अनएबल टू swallow, और ऑप्शन डी रीगर्गिटेशन। ध्यान से जवाब दीजिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है और एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ सवाल है ये, है ना। तो ध्यान से इसको आप समझिएगा और इसका वर्ड का मतलब बताइएगा। डिफिकल्टी इन swallowing, बिल्कुल डिफिकल्टी जो स्वेलिंग होती है उसको एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसको अपन कहते हैं डिस्फेजिया। डिफिकल्टी इन swallowing को कहते हैं डिस्फेजिया, है ना, डिस्फेजिया। और
डिफिकल्टी इन swallowing कहो या अनेबल टू swallow कहो, उसको भी अपन क्या कहते हैं, डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। तो डिस्फेजिया, डिफिकल्ट इन swallowing और अनेबल टू swallow, ये तो गलत जवाब बन गया यहाँ पर। रीगर्गिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। जब आप कोई फूड का इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, तो अगर आपके स्टोमक में से वो बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो ऑफ द फूड, जो स्टोमक कंटेंट है, ये फूड या स्टोमक कंटेंट, स्टोमक का जो कंटेंट रहता है, अगर आपके बैक फ्लो होता है तो उसको कहते हैं रीगर्गिटेशन। तो ओडिनोफेजिया का यहाँ ये गलत आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी बचा है पेन ड्यूरिंग सोलोवेशन। जी हाँ, बिल्कुल, सोलोइंग के अंदर अगर आपको दर्द होता है, जब कुछ खाना खाते हैं, तो अगर आपको गले के अंदर दर्द होता है सोलोइंग करते टाइम, उस कंडीशन को एक टर्म से डिनोट करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ओडिनोफेजिया। क्या कहेंगे, ओडिनोफेजिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ओडिनोफेजिया डिनोट पेन ड्यूरिंग सोलोइंग। हम मूवमेंट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल कह रहा है पेयर पैचेज आर प्रेजेंट इन। पेयर पैचेज जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टोमक, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम। तो देखो पेयर पैचेज जो होते हैं वो आपके ये एक फेगोसाइटिक सेल होती है ना, फेगोसाइटिक पेयर पैचेज होते हैं, फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करती हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। फेगोसाइटोसिस का मतलब है जो बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा उसको किलिंग करने का काम करते हैं। अब ये जो फेगोसाइटिक सेल होती हैं ये बेसिकली सीक्रेट होती है किसके द्वारा, जो आपकी बी सेल होती है ना, बी लिम्फोसाइट, जो बीटा लिम्फोसाइट होती हैं, ये बी सेल के द्वारा ये सीक्रेट किए जाते हैं पेयर पैचेस। अब इन्होंने पूछा कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, क्या ये स्टोमक में होते हैं, क्या ये जेजुनम में होते हैं, या इलियम में होते हैं, या फिर आपके ड्यूडिनम के अंदर होते हैं। सोच समझ के एक जवाब दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो देखो स्टोमक के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, जेजुनम के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं आपके इलियम के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और ड्यूडिनम जो होता है आपके गलत जवाब बनेगा। जब हम कोई खाना खाते हैं तो इंजेस्टेड फूड के अंदर अगर कोई पैथोजन चला जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इलियम जो होता है आपका इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, ये आपका इसोफेगस या का स्टोमक, उसके बाद में आपका ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट D1 D2 D3, उसके बाद में जेजुनम, उसके बाद में आपका इलियम आता है। इलियम के बाद में फिर सिक्कम होता है ना, और सिक्कम के बाद आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रांसवर्स कॉलम जो भी आता है ये आपका सिग्मोइड और रेक्टम होता है। तो यहाँ पर ये जो होता है आपका इलियम के अंदर क्या होता है, आपके पेयर पैचेस प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमिकल क्वेश्चन था, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ लेके चलता हूँ। अगला सवाल कह रहा है कोलिसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म्ड टू। कोलिसिस्टोग्राफी किस लिए परफॉर्म की जाती है प्यारे दोस्तों, जवाब आपको देना है। डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूडिनम, डायग्नोज स्टोन इन गॉल ब्लैडर, है ना। ऑप्शन सी कह रहा है डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टोमक, एंड ऑप्शन इज द नन ऑफ दिस। क्या आंसर बनेगा आपका? तो देखो डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको पता करना है, तो इससे कोलिसिस्टोग्राफी का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल गलत जवाब बनेगा। डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। बी जो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन आपको पता करनी है, डायग्नोस करनी है, तो उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको अपन कहते हैं कोलिसिस्टोग्राफी। देखो कोली वर्ड का मतलब होता है, हमने कल भी एक सेशन के अंदर क्वेश्चन देखा था, कोली जो वर्ड होता है ये आपके गॉल के लिए यूज किया जाता है ना, गॉल स्टोन या और सिस्ट ये वर्ड होता है आपके ब्लैडर के लिए, है ना, ब्लैडर। अगर आपके कोलिसिस्टाइटिस हो जाए, सिस्टाइटिस हो जाए, तो ये आपके इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है ना। वैसे ही हमने देखा था कल यूरिनरी सिस्टाइटिस, तो ये हमने देखा था। तो कोलिसिस्टोग्राफी जो होता है आपके डायग्नोज करता है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन को, डिटेक्ट करता है। ऑप्शन सी कह रहा है डिटेक्ट कंडीशन ऑफ स्टोमक, तो स्टोमक की कंडीशन के देखने के लिए आपका एंडोस्कोपी किया जाता है। क्या किया जाता है? एंडोस्कोपी किया जाता है। और ये जो एंडोस्कोपी होती है ये अपर जीआई ट्रैक्ट की होती है ना, एंडोस्कोपी। तो स्टोमक के लिए आपके एंडोस्कोपी करेंगे, और गॉल ब्लैडर के लिए कोलिसिस्टोग्राफी, याद रखना है। आगे लेके चलता हूँ। अ कंडीशन हैविंग स्टोन इन गॉल ब्लैडर, जी हाँ दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हम इसका जवाब देते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर जब स्टोन होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये सवाल ने पूछा है बेसिकली। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है आपकी कैलकुलाई, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपकी कोलिलिथियासिस,
तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपके कोलिडोकोलिलिथियासिस और ऑप्शन डी कह रहा है आपके जॉन्डिस। क्या जवाब बनेगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि गॉल ब्लैडर के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है आपका कॉली, है ना, कॉली यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन कैलकुलाई जो होता है, ऑप्शन ए के अंदर कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा, ये कैलकुलाई को अपन नहीं कहेंगे जो नॉर्मली रिनल के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये तो गलत आंसर बन जाएगा। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन कोलिलिथियासिस, जी हाँ बिल्कुल कोलिलिथियासिस। लिथियासिस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन। और कोली वर्ड यूज किया जाता है आपके गॉल ब्लैडर के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन आंसर, बिल्कुल सही जाएगा। एक वर्ड दिया यहाँ पर कोलिडोकोलिलिथियासिस। देखियो कोलिडोकोलिलिथियासिस का मतलब होता है आपके स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर आपके कोई स्टोन का फॉर्मेशन होता है तो उसको अपन कहेंगे कोलिडोकोलिलिथियासिस। क्या कहेंगे? कोलिडोकोलिलिथियासिस। और जॉन्डिस जो होता है एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका इंक्रीज हो जाता है आपका बिलिरुबिन का लेवल, है ना, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, उसको कहते हैं हाइपर बिलिरुबिनीमिया। बिलिरुबिनीमिया, ब्लड के अंदर आपका इंक्रीज बिलिरुबिन, उसको हाइपर बिलिरुबिनीमिया के नाम से जानते हैं। और जब ये बिलिरुबिन आपकी स्किन को येलो कर देता है, स्किन को यह क्या कर देता है, येलो कलर का कर देता है, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? जॉन्डिस। उसको क्या कहेंगे? जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब हम मूवमेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है प्यारे दोस्तों, ए क्लाइंट जस्ट हैड ERCP, विच पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। एक क्लाइंट है जिसको ERCP नाम का एक टेस्ट हुआ है और कौन सा पोस्ट प्रोसीजर इम्प्लीमेंट जो इंटरवेंशन है वो आप करोगे इसके अंदर। तो सवाल कह रहा है, पहला ऑप्शन असेस द रेक्टल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन सी कह रहा है असेस फॉर गैग रिफ्लेक्स एंड ऑप्शन डी कह रहा है कीप इन सुपाइन पोजीशन। तो देखो ERCP जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है आपके ERCP की फुल फॉर्म क्या होती है? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी ERCP, ये जो होता है एक टेस्ट होता है GI सिस्टम के डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के अंदर यूज किया जाता है, जो बेसिकली आपके हिपेटोबाइलरी है ना, हिपेटोबाइलरी जो सिस्टम होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपके ईसोफेगस से यूज़ किया जाता है। ईसोफेगस और आपके माउथ के द्वारा, ईसोफेगस फिर स्टोमक और जो आपके कॉमन बाइल डक्ट है, आपके जो सिस्टिक डक्ट है, हेपेटिक डक्ट है, वहाँ तक देखने के लिए लीवर तक पहुँचाया जाता है ना, स्टोमक से होते हुए और कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए। तो ये एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा पोस्ट प्रोसीजर होने के बाद में आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे सबसे पहले। तो उन्होंने पहला ऑप्शन कह रहा है असेस फॉर रेक्टल ब्लीडिंग। तो देखो अभी हमने कहा कि ये स्टोमक से होता हो जाता है, कहाँ से जाता है? स्टोमक से आपके माउथ से होता हुआ जाता है और आपके लीवर तक पहुँचता है ना। तो यहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। रेक्टल ब्लीडिंग अगर आप कोलोनोस्कोपी करते हो, क्या करते हो? कोलोनोस्कोपी, कोलोन का अगर स्कोपी करते हो तो वहाँ पर आपको ऊपर रेक्टल ब्लीडिंग होने की रिस्क हो सकती है। तो ये यहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, रेक्टल ब्लीडिंग यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो ERCP के लिए पेशेंट को जो है NPO नील पर ओरल रखा जाता है, फ्लूइड इनटेक उसका कम कर दिया जाता है प्रोसीजर से पहले। लेकिन पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन सबसे प्रायोरिटी अगर आपको पूछे तो फ्लूइड इनटेक इंक्रीज नहीं करेंगे, जो नॉर्मल चल रहा था वैसा ही स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा कोई इंक्रीज फ्लूइड इनटेक का कंसेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी भी क्या आगा आपके, ए और बी गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है असेस फॉर गैग रिफ्लेक्स। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा सी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि गैग रिफ्लेक्स के लिए आप इस पेशेंट को असेस करोगे। क्या होता है देखिए, जब पेशेंट के ये आपका माउथ है ना, सपोज ये पेशेंट का माउथ है और ये स्टोमक है और यहाँ पर स्टोमक हो गया और ये इधर आपके लीवर हो गया और हिपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट
यहाँ पे गॉल ब्लैडर। तो जब ये माउथ से एक एंडोस्कोप की हेल्प से ये जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक पहुँचाया जाएगा प्यारे दोस्तों, है ना, जब ये यहाँ तक पहुँचाया जाएगा इस हिपेटोबिलियरी सिस्टम को देखने के लिए, तो पेशेंट का माउथ के अंदर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है? गैग रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? फोर्सफुली एक रिफ्लेक्स होता है जो कोई भी जब ऑब्स्ट्रक्शन या फॉरेन बॉडी अगर आपके थ्रोट के अंदर आता है तो एक रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो उस रिफ्लेक्स को रोकने के लिए प्रोसीजर से पहले एक एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है ना, एनेस्थेशिया, एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है जिसको अपन नोवाकेन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? नोवाकेन। नोवाकेन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? आपके गैग रिफ्लेक्स को सप्रेस कर देता है। जब गैग रिफ्लेक्स को सप्रेस कर देगा तो आप प्रोसीजर जो करोगे वो इजीली कंडक्ट कर दोगे, है ना। जब प्रोसीजर हो जाएगा तो जब पेशेंट आपके पास वापस रिसीव करोगे तो उस टाइम आपको क्या करना है? असेस करना पड़ेगा गैग रिफ्लेक्स, क्योंकि अगर गैग रिफ्लेक्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है और अगर आपने पेशेंट को कुछ फ्लूइड दे दिया, पानी पीने के लिए दे दिया, खाना खाने के लिए दे दिया और गैग रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो खाना या जो पानी आपने दिया है वो आपके जीआई ट्रैक्ट की जगह आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला जाएगा, आपके लंग्स के अंदर चला जाएगा, पेशेंट एस्पायरेट कर जाएगा और सडन पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो सकती है ना। तो उस डेथ को रोकने के लिए, एस्पायरेशन को रोकने के लिए पेशेंट का कुछ भी फ्लूइड इंटेक देने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है? गैग रिफ्लेक्स को असेस करना बहुत प्रायोरिटी बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, बाकी ऑप्शन गलत है। एक कह रहा है कीप इन सुपाइन पोजीशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट जो होता है सेमी फॉलर पोजीशन के अंदर रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सुपाइन का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये हाँ एक प्रोसीजर था आपके ERCP के बारे में, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा भी जाता है एग्जाम्स के अंदर और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, है ना। अब हम लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? ग्रिडिरॉन इंसिजन इज गिवन फॉर ऑपरेशन ऑफ। ग्रिडिरॉन ऑपरेशन, ये इंसिजन किस ऑपरेशन के अंदर दिया जाता है ये पूछा है इन्होंने। ऑप्शन ए कह रहा है किडनी, ऑप्शन बी स्टोमक, ऑप्शन सी द गॉल ब्लैडर एंड ऑप्शन सी अपेंडिक्स। तो किडनी के अंदर, बिल्कुल किडनी के अंदर ये ऑपरेशन के अंदर इंसिजन नहीं दिया जाता है, स्टोमक के अंदर भी नहीं दिया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं, अपेंडिक्स के अंदर ये आपके इंसिजन दिया जाता है। जब आपके अपेंडिक्स का परफोरेशन हो जाता है या अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो उस अपेंडिक्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं? अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी, और अपेंडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स। जो इन्फ्लाम्ड आपकी अपेंडिक्स है उसको बॉडी से निकाला जाता है। वो अपेंडिक्स को निकालने के लिए आपको एक इंसिजन दिया जाता है जिसको ग्रिडिरॉन इंसिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिडिरॉन इंसिजन। और ये जो ग्रिडिरॉन इंसिजन है एक और नाम से जाना जाता है, जो इसका टर्म बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, उसको कहते हैं मैकबर्ने। जी हाँ, मैकबर्ने इंसिजन। अब आपको समझ में आया होगा कि इसका दूसरा नाम है ना। तो मैकबर्ने इंसिजन मल्टीपल टाइम्स के अंदर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। मैकबर्ने इंसिजन किसके अंदर दिया जाता है? आपके अपेंडेक्टोमी के अंदर, अपेंडिक्स को निकालने के लिए, है ना। तो ग्रिडिरॉन ये इसका दूसरा नाम होता है, आपको याद रखना है। एक दे रखा है यहाँ पर गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर की जब सर्जरी होती है तो आपके जो सब कोस्टल होता है ना, सब कोस्टल एरिया, मतलब ये आपके जैसे रिब्स हो गई ना, तो रिब्स वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर ये रिब्स है, आपके लंग्स इधर होते हैं, यहाँ पर जो इंसिजन दिया जाता है वो होता है सब कोस्टल एरिया होता है। और उस इंसिजन को क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उस इंसिजन को देख के आपके कोचर इंसिजन के नाम से जाना जाता है आपका गॉल ब्लैडर का जब रिमूवल होता है। और उस सर्जरी को क्या कहते हैं अपन? कोचर इंसिजन किसके अंदर देते हैं? आपके कॉलीसिस्टेक्टोमी के अंदर किया जाता है कोचर इंसिजन, है ना। तो किडनी स्टोमक गलत हो गए, गॉल ब्लैडर भी यहाँ पर गलत आंसर बनेगा। ऑप्शन डी अपेंडिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आपके कुछ कंसेप्ट क्रिएट होंगे। हम अभी यहीं रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल हमें 1% भी बेनिफिट हुआ है, तो जुड़े रहेगा इसी तरह से। अगर आपको समझ में आया और क्वेश्चन आपने अच्छे लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करें और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।